हेलो एवरीवन, वेलकम टू वावाईएस। आज हम देखेंगे हमारा करंट अफेयर्स फॉर 27 एंड 28 ऑफ जून। ओके, सो ये है हमारी कंटेंट लिस्ट। इसकी पीडीएफ एज ऑलवेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट वेन एवर वील पोस्ट एनी अपडेट वील गेट द सेम। नाउ पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एंथ्रोपॉज पीरियड। अब एंथ्रोपॉज पीरियड जो रेफ़र किया गया है वो उसका मतलब है कि जो लॉकडाउन पीरियड है, कोविड के टाइम पे वी ऑल नो एक लॉकडाउन पीरियड है। तो उस लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड से वेरी कर रही हैं। ओके, लाइक हमने काफ़ी सारे जानवर शहरों में देखे हैं आज के टाइम में, तो ये वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ काफ़ी वेरी कर रही हैं। तो इसीलिए इनको स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने एक टर्म दिया एंथ्रोपॉज पीरियड। एंथ्रोपॉज मतलब जहाँ पे चीज़ें रुक गई हों, खासकर ट्रैवल बैन्स हो गए हैं, लोग शहर बाहर नहीं निकल रहे अपने घरों से, दैट इज़ एंथ्रोपॉज पीरियड दैट वील सी। नेक्स्ट इज द मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट। अब दिस रिपोर्ट इज़ रिलीज बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, सो इसके कुछ हम रिकमेंडेशंस देखेंगे और कुछ हाइलाइट्स देखेंगे इस रिपोर्ट की। नाउ द थर्ड इज़ ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑफ 2020 और ये रिलीज़ करता है यूनेस्को। ओके, यूनेस्को। तो हम ये देखेंगे कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट क्या क्या कहती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट नागालैंड। वहाँ पे इलीगल एक्सटॉर्शंस हो रहे हैं। ओके, आर्म्ड ग्रुप्स ने पूरे स्टेट को ओवरटेक कर रखा है, ऐसा गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को एक लेटर दिया है, उसमें लिखा हुआ है। ओके, सो इलीगल एक्सटॉर्शंस और पूरे इससे ट्रेड में भी फ़र्क पड़ रहा है। काफ़ी सारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी ख़राब है, ऐसा जो गवर्नर हैं वहाँ के, उनने एक सीएम को लेटर लिखा है, उसमें ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। नाउ अगला टॉपिक हमारा दैट इज़ एजुकेशन इन पेंडेमिक। सो पेंडेमिक के टाइम पे वी ऑल नो कि ऑनलाइन एजुकेशन पे काफ़ी फोकस है। ओके, गवर्नमेंट का, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का। तो ऑनलाइन एजुकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या घाटे हैं, और भी चीज़ें जैसे कि रिसर्च पे क्या क्या असर पड़ा है पेंडेमिक का एजुकेशन पे। ओके, सो ये हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सर, फर्स्ट टॉपिक इज़ एंथ्रोपॉज पीरियड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट रिफर्स टू द कोरोना वायरस इंड्यूस्ड लॉकडाउन पीरियड। ओके, कोरोना वायरस के टाइम पे जो लॉकडाउन पीरियड है उसको हम बोले एंथ्रोपॉज। नाउ ग्लोबल स्लोइंग ऑफ मॉडर्न ह्यूमन एक्टिविटीज़, नोटेबली द ट्रैवल बंद हो गई है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे उसके असर देखने को मिले हैं। नाउ अनप्रेसिडेंटेड कर्व्स इम्पोज्ड ऑन मिलियंस ऑफ पीपल लेड टू रिपोर्ट्स ऑफ अनयूजुअल एनिमल बिहेवियर। तो अनयूजुअल एनिमल बिहेवियर जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली, डोंट टेक इट सीरियसली। तो अनयूजुअल एनिमल बिहेवियर दुनिया के काफ़ी पार्ट्स में हमको देखने को मिला है। लाइक आपने सुना होगा कि इटली में डॉल्फिन्स वापस आ गई हैं। ओके, इंडोनेशिया की स्ट्रीट्स पे मंकीज़ फाइट कर रहे हैं, जैकल्स आपको टेल अवीव के पार्क्स में कुछ कुछ दिखे हैं, इजराइल में। तो ऐसी अनयूजुअल एनिमल बिहेवियर की काफ़ी कहानियाँ हमको सुनने में आ रही हैं। तो व्हाट डू द रिसर्चर्स होप टू फाइंड? रिसर्चर्स क्या जानना चाहते हैं? तो सबसे पहले दे वांट टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट्स वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन एक्टिविटी का वाइल्ड लाइफ पे क्या असर पड़ा है अभी तक। ओके, क्या कनेक्शन है ह्यूमन एक्टिविटी और वाइल्ड लाइफ में। हमारी जो मोबिलिटी है, मनुष्य का एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज़ मोबिलिटी, उसने वाइल्ड लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट डाला है। ओके, नाउ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एनिमल्स पे क्या असर पड़ा है इस लॉकडाउन का। कुछ एनिमल्स जैसे कि आपने देखा, कुछ एनिमल्स तो शहर में आ गए हैं तो उनकी तो मोबिलिटी बढ़ गई है, बट कुछ अर्बन ड्वेलिंग एनिमल्स लाइक रेट्स, गल्स, ओके, स्क्विरल्स, ये सारे एनिमल्स पे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है पेंडेमिक का। वाई इज़ इट सो? क्योंकि दे फीड ऑन लेफ़्ट ओवर्स। अब लेफ़्ट ओवर्स हमारे यहाँ कम है, खाना पूरा ख़त्म हो जा रहा है। ओके, राशन है नहीं, बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन्स हमारी टूटी हुई हैं, तो इन पे एक नेगेटिव असर पड़ा हुआ है। तो these are the things that the researchers want to find. Okay, now why is the studying the lockdown important? तो सबसे पहली जो चीज़ है कि यही मैंने आपको बताया कि मॉडर्न ह्यूमन मोबिलिटी ने वाइल्ड लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है, ये जानना है। और ये जान के क्या होगा कि जो प्रिजर्वेशन है हमारा, उसमें हमको हेल्प मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी जो प्रिजर्वेशन है उसमें हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी, साइंटिस्ट को काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी डीप इंसाइट्स इनको मिलेंगी।
ओके, सो दिस वाज अवर एंथ्रोपॉज पीरियड। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है पीडीएफ में, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये FATF की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसको ग्लोबल थ्रेट बोला है। ओके, नाउ इट ऑल्सो हैज़ लिंक्स विथ organized crimes like slavery, drug trafficking and arms trade. Okay, the illegal trade is estimated to generate revenues up to $23 billion a year। तो इतना इसका एस्टिमेशन है कि $23 बिलियंस एक साल में ये ट्रेड जनरेट करता है ना। हाइलाइट्स क्या क्या हैं इस रिपोर्ट की वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमी ऑफ इलिसिट वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो मिसयूज़ होता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड का। ओके, अदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टाइप बिजनेसेस, जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं हमारे, दोज आर रिलेटेड टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जो कि इलीगल नहीं है, उनका भी यूज़ होता है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग के लिए। ओके, ये सबसे पहली हाईलाइट है इसकी। नाउ जो कंट्रीज़ हैं, जो जुरिस्डिक्शंस हैं FATF के, उनमें ना तो रिक्वायर्ड नॉलेज है, ना लेजिस्लेटिव बेसिस है कि वो उसको बहुत स्ट्रिंजेंटली इम्प्लीमेंट कर सकें अपने मेजर्स टू काउंटर द वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ओके, सो यही बोलता है FATF कि लेजिस्लेटिव बेसिस और रिसोर्सेज नहीं है टू असेस एंड कॉम्बैट द थ्रेट पोस्ट बाय द फंड्स जनरेटेड थ्रू दिस ट्रेड। ओके, तो सबसे पहले हमारा लेजिस्लेटिव बेसिस नहीं है, नो लेजिस्लेटिव बेसिस, ये इसका दूसरा हाईलाइट है। पहला हुआ कि जो नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड है उसके थ्रू भी इलीगल ट्रेड कैरी ऑन किया जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि नो लेजिस्लेटिव बेसिस और नॉलेज भी हम लोगों को कम है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है दैट इज़ द यूज़ ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, और क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी एक्सपैंड हो रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स भी एक्सपैंड हो रहे हैं, मार्केट प्लेसेस हर जगह पे आ गए। आपने देखा होगा फेसबुक पे एक मार्केट प्लेस है, फिर इंस्टाग्राम पे एक मार्केट प्लेस है, तो ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज पे मार्केट प्लेसेस हर जगह आ गए हैं, तो उनका भी यूज़ हो रहा है इलीगल ट्रेडिंग के लिए। ये इसकी तीसरी हाईलाइट थी। नाउ मनी लॉन्ड्रिंग इज़ वेरी प्रोमिनेंट, दैट इज़, ये इसका फोर्थ जो हाईलाइट है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत प्रोमिनेंट है, और फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर का यूज़ हो रहा है टू लॉन्डर द प्रोसीड्स। तो फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर, इसका यूज़ हो रहा है टू लॉन्डर द प्रोसीड्स। इनोसेंट विक्टिम्स को टारगेट किया जा रहा है, मतलब आपको अगर बैंकिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपके अकाउंट्स को हैक करके उसमें पैसा ट्रांसफ़र करके इधर से उधर करके इनोसेंट विक्टिम्स को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये भी ये रिपोर्ट बोलती है। नाउ द मिसयूज ऑफ फ्रंट कंपनीज, जो लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की कंपनीज़ हैं, दोज आर कॉल्ड द फ्रंट कंपनीज। मिसयूज ऑफ फ्रंट कंपनीज, अब ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो फ्रंट कंपनीज़ हैं जो लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड करती हैं, उनका भी यूज़ कर रहे हैं ये लोग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग के लिए। ओके, नाउ रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं इसकी, तो सबसे रिकमेंडेशंस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन है कि फाइनेंशियल प्रोब होना चाहिए हर कंपनी का, फाइनेंशियल प्रोब इज़ वेरी कंपलसरी। दूसरा है कि कोऑपरेशन होना चाहिए हमारी एजेंसीज़ में, और उन्हें हम इफ़ेक्टिव टूल्स प्रोवाइड करें, कोऑपरेशन बिटवीन एजेंसीज़, और उनको हम इफ़ेक्टिव टूल्स प्रोवाइड करें जिससे वो कर सकें इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग को। तीसरा है लेजिस्लेटिव चेंजेस। लेजिस्लेटिव चेंजेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो द लेजिस्लेटिव चेंजेस आर नेसेसरी टू इंक्रीज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज। तो ये था हमारा मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर एक FATF की रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको PDF में मिलेगी, सो डोंट बॉदर टू राइट इट डाउन। आई नो राइटिंग इज़ समवॉट नॉन अंडरस्टैंडेबल, बट ओवर टाइम वी विल ट्राई टू फिक्स इट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ओके, तो ये यूनेस्को की रिपोर्ट है बेसिकली, यूनेस्को। नाउ पहले इसका नाम था EFA ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, बट अब इसका नाम कर दिया है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। सो यूनेस्को का इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्टैटिस्टिक्स है विच इज़ बेस्ड इन मॉन्ट्रियल। यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर
स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो यही ये रिपोर्ट तैयार करता है। नाउ व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। तो सबसे पहले जो मेजर हाईलाइट है वो ये है कि लर्निंग कंटिन्यूटी को हमने मेंटेन करने के लिए एक्सक्लूजनरी ट्रेंड्स को वर्सन कर दिया है। ओके, सो हाईलाइट सबसे पहले ये है कि टू मेंटेन learning continuity we have worsened the exclusionary trend। अब ये कैसे, अब आप देखिए कि लर्निंग कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास स्कोप क्या था। तो हमारे पास स्कोप है या तो रेडियो क्लासेस चलाएं हम, या टेलीविज़न क्लासेस चलाएं स्वयं प्रभा DTH, ओके, या फिर ऑनलाइन क्लासेस चलाएं। अब ये तीनों के लिए आपको या तो टेलीविज़न चाहिए, या आपको ऑनलाइन नेट चाहिए, एक फिर कंप्यूटर चाहिए, या एटलीस्ट मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए, और थोड़ा स्पेस चाहिए जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकें। तो अब कितने लोगों के पास इन सब चीज़ों का प्रॉपर एक्सेस है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंडिया में अभी भी काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे नहीं आती। दूसरी चीज़ बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है। ओके, सो ये सारे जो भी ट्रेंड है, ये लर्निंग कंटिन्यूटी को हमने मेंटेन करने के लिए जो ऑल्टरनेटिव्स चालू किए हैं, उसने एक्सक्लूजनरी ट्रेंड को फर्दर वर्सन कर दिया है। जो नीचे तबके के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, इवन पुअर पीपल, वो नहीं पढ़ सकते ऐसे। ओके, सो ये हुई बात एक्सक्लूजनरी ट्रेंड की। इसने एक डेटा दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, कि जब अप्रैल 2020 में हमने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया था तो 91% ऑफ द चिल्ड्रन वर आउट ऑफ स्कूल, और इसमें से ऑलमोस्ट 40% ऑफ द चिल्ड्रन आर अनेबल टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस ऑनलाइन कोचिंग। ओके, नाउ रिस्क्स ऑफ स्कूल क्लोजर की ये बात करता है। व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ स्कूल क्लोजर। स्कूल क्लोजर हुआ भाई, स्कूल्स बंद हो गए। ओके, तो जो सबसे ज़्यादा जिनको दिक्कत हुई वो दिक्कत थी, एक तो आपका जो क्लासरूम है उसको आप इमिटेट नहीं कर सकते ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन वन वे इंटरेक्शन होता है, जैसे हमारा हो रहा है अभी, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। आप मेरे से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट दैट इज़ हेक्टिव। ओके, और इंस्टेंट नहीं होता वो। दूसरी चीज़, अगर आप क्लासरूम में क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो उसका आंसर आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो स्कूल क्लोजर से जो सबसे बड़ा घाटा हुआ वो हमारे लर्निंग आउटकम को हुआ, क्योंकि हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जो चीज़ थी कि कुछ हमारे पुअर सेक्शन ऑफ पीपल हैं जो फ्री मील्स जिनको मिलता था। ओके, और काफ़ी सारे जैसे फ्री सैनिटरी नैपकिन्स का एक कॉन्सेप्ट चलाया था गवर्नमेंट ने, तो वो इन चीज़ों से वंचित रह जा रहे हैं। दे डू नॉट गेट दीज बेनिफिट्स नाउ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। ओके, नाउ जो तीसरा इसका हाईलाइट है वो ये है कि द सब्सटीट्यूट्स जो थे दोज आर इम्परफेक्ट। सब्सटीट्यूट्स आर इम्परफेक्ट। अगेन सब्सटीट्यूट कौन से थे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सब्सटीट्यूट थे या तो रेडियो क्लासेस, टेलीविज़न क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस। तो इंडिया ने ये तीनों को इम्प्लीमेंट किया है। ओके, तो सब्सटीट्यूट्स वर इम्परफेक्ट। वही मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों के लिए जो भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी काफ़ी कमी है देश में, इसीलिए जो पुअर पीपल हैं, इवन जो लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं, वो इसको बहुत अच्छे से एक्सेस नहीं कर सकते। नाउ जो चौथी हाईलाइट है दैट इज़ रीसर्फेसिंग ऑफ द डिजिटल डिवाइड। रीसर्फेसिंग ऑफ डिजिटल डिवाइड, हमारी कंट्री में अभी भी डिजिटल डिवाइड है। गवर्नमेंट गो डिजिटल कह रही है, बट अभी भी डिजिटल डिवाइड है हमारी कंट्री में, और ये इसको हाईलाइट करता है ये ट्रेंड। ओके, कि अभी भी आपके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्किल्स नहीं है और वर्किंग कंडीशंस नहीं है टू टेक एडवांटेज ऑफ सच प्लेटफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट को इसके लिए काम करना चाहिए। तो ये था हमारा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट और उसकी कुछ हाईलाइट्स। नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्टिकल 371A एंड नागालैंड। तो आर्टिकल 371A जो है वो स्पेशल प्रोविजंस को डिफ़ाइन करता है नागालैंड के। कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं नागालैंड के। ओके, या आप लक्ष्मीकांत से देखिएगा इसको ज़रूर। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ नागालैंड ये डिस्कस करता है आर्टिकल 371A। अब नागालैंड के गवर्नर ने एक लेटर लिखा है नागालैंड के CM को, और उसमें ये बताया गया है कि द सिनेरियो इन द स्टेट इज़ ग्रिम एंड लॉ एंड ऑर्डर हैज़ कोलैप्स्ड। तो बेसिकली इलीगल एक्सटॉर्शंस होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। इलीगल एक्सटॉर्शंस होते हैं,
मिलिटेंसी ग्रुप्स, आर्म्ड मिलिटेंसी ग्रुप्स ने पूरा ओवरटेक कर रखा है स्टेट को, ऐसा ये लेटर कहता है। वी डोंट नो द सिचुएशन येट, ओके, सो वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन इट, बट ऐसा लेटर कहता है कि आर्म्ड मिलिटेंसी ग्रुप्स ने स्टेट पे पूरा कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है दैट इज़ वेरी ग्रिम, लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी ग्रिम एंड इट चैलेंजेस द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, ओके, क्योंकि स्टेट मशीनरी अगर फेल हो रही है, आप स्टेट को चैलेंज कर सकते हैं, तो दैट चैलेंजेस द सोवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री, ओके। नाउ कुछ स्टेट्स के अकॉर्डिंग ये है कि जो इलीगल एक्सटॉर्शन होता है उसके थ्रू जो ट्रेड कॉस्ट है दैट एस्केलेट्स अप टू 200%, मतलब लगभग 4 गुना आपको दाम देना पड़ेगा। 200% से एस्केलेट हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और उसमें हर नाके पे वसूली हो रही है, अवैध वसूली हो रही है। तो बहुत रेलेवेंस नहीं था इस आर्टिकल का, बट what is important is article 371A which defines the special provisions of Nagaland, okay। now let's move forward। अब आते हैं हम हमारे आखिरी टॉपिक पे, दैट इज़ एजुकेशन इन पैंडमिक। तो ये भी ऊपर जो हमने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट डिस्कस की थी उससे कुछ हद तक रिलेटेड है। इसमें भी इश्यूज़ हाईलाइट किए गए हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं ऑनलाइन एजुकेशन के साथ, पैंडमिक में एजुकेशन के साथ, ओके, बट ये एक होलसम टॉपिक है तो हम ये डिस्कस करते हैं। नाउ डाइवर्सिटी काफ़ी है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, खासकर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, ओके। स्टेट गवर्नमेंट के हैं, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, देन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इन सब का रिस्पॉन्स भी काफ़ी हेट्रोजेनस है, सब ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, ओके। नाउ द रिएक्शन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रास्ट इन रूरल वर्सेस द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। वही बात है कि ऑनलाइन एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो रूरल जो एरियाज़ हैं हमारे वो काफ़ी पीछे हैं। नाउ व्हाट इज़ द इशू विद टीचिंग ऑनलाइन? तो सबसे पहले तो वही बात कि ऑनलाइन क्लासेस कैन नॉट ऑफर एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि जो क्लासरूम इंटरेक्शन होता है वो 2 वे होता है और जो ऑनलाइन इंटरेक्शन होता है दैट इज़ 1 वे, कैन नॉट ऑफर एन ऑल्टरनेटिव। दूसरा, देयर इज़ अ ह्यूज डिजिटल डिवाइड इन द कंट्री। डिजिटल डिवाइड है भाई, बैंडविड्थ नहीं है, कहीं नेट नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहीं इक्विपमेंट्स नहीं है, ओके। डिजिटल डिवाइड है पूरी कंट्री में इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन एंड इक्विपमेंट्स। तीसरा है देयर इज़ ऑल्सो अनइक्वल एक्सेस टू फंडिंग, किसी यूनिवर्सिटी की फंडिंग इतनी अच्छी है कि वो अपना पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप अच्छे से कर सकते हैं। कुछ जो पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अनइक्वल एक्सेस टू फंडिंग, ओके। अब अगला जो ये बात करता है टॉपिक दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन रिसर्च। तो सबसे पहले तो हमारी रिसर्च जो है दैट हैज़ स्टॉप्ड, ओके, क्योंकि पीपल नहीं है, सब अपने अपने घर जा चुके हैं अपना अपना काम छोड़ के, ओके। तो लोगों की काफ़ी कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की काफ़ी कमी है। दूसरा, फंडिंग इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि वी ऑल नो हमारे रेवेन्यूज़ जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो इसकी वजह से जितना भी एक्सपेंडिचर है उसको हमको हेल्थ केयर में बढ़ाना है, तो बाकी की जो फंडिंग है बाकी एक्टिविटीज़ की वो कम हो रही है। तो ये फंडिंग इज़ अ मेजर इशू नाउ कि ये कब रिज्यूम होगी, और इवन मेंटेनेंस ऑफ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जो पैसा लगता है वो हम कैसे मैनेज करेंगे। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन गोइंग ऑनलाइन? तो वही बात है कि आपको क्या क्या चाहिए रहता है ऑनलाइन जाने के लिए। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एक स्टूडेंट को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। दूसरा, उसको एक इक्विपमेंट चाहिए। इक्विपमेंट हमारा हुआ या तो लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ या मोबाइल फ़ोन हुआ, तो ये इक्विपमेंट से आपको चाहिए। फिर तीसरा, आपको एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए विथ गुड बैंडविड्थ, ओके। इसमें बैंडविड्थ भी इंक्लूडेड है। हमारे नेट कितने स्लो चलते हैं कभी कभी, वी ऑल नो दिस। दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको शायद ये प्रॉब्लम ना होती होगी, बट काफ़ी जगहों पे ये प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट करती है कि बैंडविड्थ काफ़ी कम आती है, नेट काफ़ी स्लो चलता है। फिर आपको स्पेस चाहिए, और हम अगर लोअर मिडिल क्लास से पुअर सेक्शन से आते हैं तो हमको पता है कि हमारे घरों में कितना ज़्यादा स्पेस होता है। अलग अलग कमरे की तो बात ही भूल जाओ, ठीक है ना, एक ही कमरे में 3 लोग रहते हैं, तो स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, टाइम चाहिए। अगर टीचर के पर्सपेक्टिव से बात करें, फ्रॉम द टीचर्स पर्सपेक्टिव, तो आपको टाइम चाहिए और कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। मतलब अगर आप वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं तो आपको एक पेन टैबलेट चाहिए, या फिर आपको एक
टैबलेट चाहिए जिसमें पेन सपोर्ट करता हो, तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, और आपको भी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक स्पेस चाहिए जहाँ आप पढ़ा सकें सुकून से कम से कम। तो ये सारी कमी है, तो यही सारी प्रॉब्लम्स हैं आप हर स्टेज पे पाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे गांव में नहीं, बहुत कम आती है, अभी भी ये रियलिटी यही है। ओके, इक्विपमेंट्स की काफ़ी कमी है, मोबाइल लोगों के पास है बट ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने लायक मोबाइल, फिर हमारे यहाँ बैंडविड्थ और इंटरनेट की प्रॉब्लम तो है ही है, स्पेस की भी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिडिल क्लास होम्स में एक ही कमरे में 2-2 लोग या 3-3 लोग होते हैं, तो आपके पास अलग अलग कमरे नहीं होते हैं, तो आप फिर वही है कि पीछे से मम्मी दिख रही हैं ऑनलाइन क्लासेस में, किसी के पापा दिख रहे हैं, तो दैट प्रॉब्लम ऑकर्स। ओके, जनरल प्रॉब्लम्स हैं। नाउ व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोटिंग ऑनलाइन एजुकेशन? सो मासिव ओपन ऑनलाइन क्लासरूम्स, मूक्स जिनको हम बोलते हैं, ये गवर्नमेंट ने चालू किए हैं। एंड सम एग्जांपल्स ऑफ दिस आर, एक तो नेपटेल है, नेपटेल बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है। ओके, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। दूसरा है स्वयं, जो कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ ही साल पहले लॉन्च किया है। तो इन पे आपको काफ़ी सारे एजुकेशनल कोर्सेज मिल जाते हैं। अब इनके फ़ायदे क्या हैं, नेपटेल और स्वयं के, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज? तो सबसे पहले तो डेमोक्रेटाइजेशन तो होता है भैया। बेनिफिट्स की हम अगर बात करें तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता है। अभी हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ वेरी एक्सक्लूजनरी। जो हायर तबके के लोग हैं, हायर स्टेटा के लोग हैं, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट लोअर स्टेटा के लोग उसको बहुत अच्छे से एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन तो हुआ एजुकेशन का, कि अब इसकी रीच बढ़ जाएगी। ओके, इट इंक्रीजेज द रीच ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। अब कोई भी देख तो सकता है, उसको थोड़ा बहुत ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट इट डेफिनेटली इंक्रीजेज द रीच। नाउ जो दूसरा है बेनिफिट, दैट इज़ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब कोई भी लर्न कर सकता है, जिसको भी चाह होगी वहाँ राह होगी। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो फ्री होते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना होता उनका, तो लर्निंग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। अब ये आर्टिकल बात करता है कि इट इज़ द राइट टाइम टू रीइमेजिन द हायर एजुकेशन इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी हायर एजुकेशन इज़ एलिटिस्ट एंड एक्सक्लूजनरी। कुछ ही लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक बहुत ही अपॉर्चुन मूवमेंट है, कोरोना वायरस फैल रहा है, उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं जो कि काफ़ी सारे हैं, हेल्थ पे, हमारी इकोनॉमी पे, बट कुछ एडवांटेजेस हम इससे निकाल सकते हैं, है नहीं, बट वी शुड एंडेवर टू टेक दीज बेनिफिट्स फ्रॉम सच एन अपॉर्चुनिटी। ओके, एजुकेशन हमारी इंक्लूसिव हो जाएगी इससे। ओके, नाउ ये कहता है आर्टिकल कि गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करता है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो यही था ये पूरा आर्टिकल हमारा, विच वाज ऑन द एजुकेशन इन पेंडेमिक। सो यहाँ हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक्ड इट। ओके, वील मीट टुमारो। थैंक यू।